हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फिजिक्स का टर्म का चैप्टर 1 बोल सकते हो, या फिर साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। हाउ टू फील इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बच्चे मतलब मैं चैप्टर को फील तो करवा देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी को फील कैसे करते। जब प्लग में हाथ घुसेड़ पे स्विच ऑन करने पे जो फील होगा वो है। ट्राई मत करना। अगर इतनी ही इच्छा है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने का तो द बेस्ट वे है उसको फ्लो कराने का क्या है, मस्कीटो बेड होता है ना, उसमें हाथ घुसेड़ के स्विच ऑन करके देखना। उसमें कुछ डेंजर भी नहीं है और फील भी आ जाएगा, भयंकर होता है। अगर दर्द नहीं पाना चाहते, उससे बचना चाहते हो तो ये भी ट्राई मत करना। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी द करंट के बारे में तुम्हें पता है, जो घर में आता है वो क्या होता है, करंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बोलते हैं। तो करंट फ्लो कहां पे करता है, फ्लो इन कंडक्टर। करंट कंडक्टर में फ्लो करता है। पहला पॉइंट क्लियर है, नोट करो इसे, नोट कर लिया। अब सेकंड पॉइंट देखो। अब सेकंड पॉइंट ये है, शायद तुम्हें थोड़ा अब नॉइस आएगा। तो सेकंड पॉइंट ये है कि भाई जो करंट है वो कंडक्टर में फ्लो करता है, और हमारे घर में तुम्हें पता है इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग होता है। वायर से इलेक्ट्रिसिटी जगह जगह पे, एक कमरे से दूसरे कमरे में, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो वो अंदर वॉल के अंदर बनाया गया है, किसी घर में दिखता है जो बाहर होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग है, कुछ सीलिंग में होता है, कुछ वॉल के अंदर होता है, कुछ वॉल के बाहर होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वो क्या है, वायरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग। तो देखो कि इलेक्ट्रिसिटी का द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, क्लोज्ड और क्या, कंटिन्यूअस पाथ किसका, ऑफ फ्लोइंग करंट, ऑफ फ्लोइंग करंट, यानी करंट फ्लो करने के क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्किट। इट्स कॉल्ड सर्किट। सर्किट मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट, वो वाला नहीं, ये है इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट। अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट कैसा होता है, तो देखो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये हो गया तुम्हारा सर्किट। ये यहाँ पे एक बल्ब बना देते हैं। अरे अरे ये ग्लो कर रहा है, मान लो। ये आ गया अपना स्विच। ये यहाँ पे एक बैटरी लगा लेते हैं। हाँ हो गया, ये कैपेसिटर टाइप का दिख गया नहीं, हाँ ये अभी बैटरी पूरा दिखा अच्छे से। और बल्ब अगर ऐसा सिंबल है बाहर तो इसका मतलब है कि बल्ब जल रहा है, यानी स्विच क्या है, ऑन है। स्विच ऑफ का सिंबल कैसा होता है, इस बिंदी को मिटा दें, अब बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा। समझ पाए। तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी सर्किट का परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट। समझ पाए। मान लो एक बैटरी है, पूरा बैटरी टाइप का ड्रॉ करता हूं। ये साइड क्या होता है, पॉजिटिव, ये साइड क्या होता है, नेगेटिव। इससे भाई वायर कनेक्ट हो गया। इसमें स्विच विच नहीं डालते हैं, चलो सीधा बल्ब बनाते हैं। एक बल्ब मान लो ऐसे कनेक्ट हो गया, हो गया। अब ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो तुम्हें पता है करंट का फ्लो कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी ऐसे होएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। समझ पाए कैसे करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है, करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर करंट फ्लो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, यानी करंट फ्लो जिस डायरेक्शन में करेगा उसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो करंट कैसे फ्लो किया, यहां पे अगर बोले तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो किया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, इसका ठीक उल्टा। तो ये करंट अगर इस तरफ मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे मूव भी कर रहा है। कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी का तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल के समझाते हैं, पर मैं बता देता हूं जब इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आया था
तब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन से इसे रिलेट करना अच्छा नहीं होगा। पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट को घुसेड़ो, तब फील आएगा। क्योंकि ये काम जब किया गया तब इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं था, डिस्कवर ही नहीं हुआ था। क्या नहीं था इलेक्ट्रॉन? था, मैंने बोला डिस्कवर नहीं हुआ था बाय साइंटिस्ट। समझ पाए बात को? समझ पा रहे हो? सर्किट क्या है समझ गए, और तुम्हारा क्या फ्लो ऑफ करंट समझ गए। आप करंट का डेफिनेशन पढ़ेंगे। करंट का डेफिनेशन अगर सिंपली बोलूं तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है यार? सुनो, एक बात बोला जाता है, तुम पढ़े भी होगे तुम्हारे 9th में, कि जब हम कंघी को हमारे ड्राई हेयर में ऐसे रगड़ते हैं और कुछ पेपर को ऐसे टुकड़े टुकड़े छोटे टुकड़े करके अगर उसके पास उस कंघी को ले जाएंगे तो वो चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इधर घिसते हैं उस कंघी को तो चार्ज पैदा होता है, यानी वो जो हमारा कंघी है वो या तो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है और हमारा जो हेयर है वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है। यानी उस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से और उस पेपर में कुछ चार्ज न्यूट्रल होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज हमारे बॉडी के अंदर होता है कि हाँ ऐसे घिस दो चार्ज आएगा। ऐसा नहीं कि हर वक्त आएगा, पर कहीं पे ज्यादा एनर्जी यूज होगा, किसी में कम होगा, पर चार्ज तो प्रोड्यूस होता है। जैसे वूलन जो कपड़े होते हैं उसको कभी घिस के देखना बॉडी में, ये हेयर खड़ा खड़ा हो जाता है, उसका मतलब क्या है? वो चार्ज आ रहा है तुम्हारे हेयर के अंदर। समझ पाए बात को? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेम टॉपिक है, नेक्स्ट सम पॉइंट्स यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। तो हेडिंग बना लो, करंट। व्हाट इज करंट? इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज नोन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज का सिंबल, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q के रूप में और करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है I के फॉर्म में। तो अगर मैथमेटिकली इसको लिखूं तो करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q, यानी Q का मतलब होता है चार्ज अपॉन टाइम। टाइम को T लिखा जाता है, ये सबको मालूम है। तो क्या नया सीखे? I मतलब करंट, Q मतलब चार्ज, और इसी चीज को मैंने मैथमेटिकली लिखा। अगर बोलेगा डिफाइन करंट मैथमेटिकली तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे। ये लाइन एक जोड़ दिए तो और सोने पे सुहागा हो गया। समझ पाए? अब देखो, जो चार्ज Q है उसका SI यूनिट, SI यूनिट पता है ना, सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जिसको बोला जाता है चार्ज, उसका SI यूनिट है कूलम। ये बस SI लिख देता हूं, SI है कूलम, और ये साइंटिस्ट कूलम के नाम से ही लिया गया है, जिसको हम C लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं वरना C मिल जाएगा। तो C लिख के कूलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे करंट जिसको I लिखा जाता है उसका SI यूनिट क्या है? फटाफट से बताओ, पता होगा बहुत बच्चों को, पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएं। तो ये होता है SI यूनिट इसका एम्पियर। एम्पियर जिसको A लिख के डिनोट किया जाता है। समझ पाए? अरे ये मैं डबल दो अलग अलग टाइप के थे, इसको भी ऐसा बना। हाँ, तो एम्पियर और कूलम। तो अब देखो कि एक कूलम, 1 कूलम चार्ज जो होता है, 1 कूलम अगर चार्ज है, 1C लिखेंगे, तो उसमें एक कूलम चार्ज में 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद कर लो, ये सब मुझे तो अच्छे से याद हो गया है, -1.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। प्रोटॉन का क्या होगा? पॉजिटिव। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये आंकड़े कुछ याद रखने वाले हैं तो डाल देता हूं मैं ब्रैकेट में, ये आपको याद हो जाने चाहिए। और पढ़ते टाइम 2-3 बार बोल दो यार I इक्वल्स टू Q/T, ये 12th में यूज करोगे। समझ पा रहे हो? अगर मैं बोलूं 10th का जो है बहुत सारा चीज 12th में फिर से रिपीट होगा। ऐसा नहीं कि ये रिपीट होगा तो बहुत आसान होगा। फिजिक्स जो तुम्हारा यहाँ पे 3 या 4 चैप्टर में खत्म हो रहा है, 3 या 4 चैप्टर, उसके लिए तुम 2 बुक्स पढ़ने वाले हो फॉर 1 क्लास।
12th के लिए, 11th के लिए फिर अलग, 11th के लिए 2 बुक्स, 12th के लिए 2 बुक्स। और ये इसलिए बोला जाता है 11th 12th, ये बिल्डिंग बेस है। तुम्हें पूरे दुनिया का नहीं मतलब बहुत सारा फिजिक्स, तुम बोल सकते हो लगभग सारा ऊपर से पढ़ा दिया जाता है, ऊपर से, मैं नहीं बोल रहा हूं डेप्थली, ऊपर से बेसिक पढ़ा दिया जाता है। इसलिए वहीं से डायरेक्शन चेंज होता है कि कौन क्या बनेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, समझ पाए। तो ये है फिजिक्स। तो ऐसा नहीं कि ये होगा, इससे एडवांस लेवल होगा, पर ये बेस बनेगा। अगर तुम्हें ये नहीं मालूम तो 12th में नहीं होगा, और 9th का वैसे अगर नहीं मालूम तो 11th मतलब भारी पड़ता है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये लिख लिए तुम, फटाफट से इसको नोट करो। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज एमीटर। ये बुक में 2-3 लाइन है, हम भी ज्यादा कुछ खींचेंगे नहीं, और ये कुछ खास है भी नहीं। इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है, और इसको देखोगे भी, मीन्स तुम जब अगर तुम्हारे स्कूल में लैब है तो दिखा भी देंगे यार। हमारे स्कूल में 10th के टाइम में तो था, पर नहीं दिखाते थे। 11th में हम खुद किए, गवर्नमेंट स्कूल था। हाँ, एक बात नोट करना, गवर्नमेंट स्कूल में प्रैक्टिकल सबसे तगड़ा होता है, सबसे अच्छा होता है, मीन्स यू कैन फील दैट। हमने एक प्रैक्टिकल 5 बार 6 बार, जो रियल जैसे पढ़ते नहीं है वैसे हम प्रैक्टिकल भी करते थे। पर प्राइवेट में तुम्हें भी मालूम है यार, हम भी जानते हैं, हमारे बहुत से दोस्त हैं, तो वहाँ पे होता नहीं है। अगर होता तो 1-2 बार फिर बैठा दिया जाता है मार, तो वो एक अलग बात है। पर ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल करना कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से करोगे, समझोगे, कुछ खास नहीं है। मैं बोलूँगा अगर प्रैक्टिकल 30 के जगह 100 मार्क आ जाए ना, सब बच्चे की किस्मत फिर जाए। प्रैक्टिकल में सबसे मुश्किल पोर्शन होता है वाइवा। वो जो पूछते हैं ना, वो क्यों मुश्किल होता है पता है? वो एनसीईआरटी किताब से हमारे थ्योरी से पूछ लेते हैं, वरना प्रैक्टिकल से पूछते तो वो भी मुश्किल नहीं होता। होता, हाँ वो छोड़ो, अभी हम एमीटर में आते हैं। इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे क्या मेजर किया जाता है? करंट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो। तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो सीरीज पैरेलल पता है? नहीं तो मैं अभी ब्रीफ में बता दूंगा। कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सर्किट, एक सर्किट में इसको सीरीज में कनेक्शन दिया जाता है, थ्रू व्हिच, जिसके जरिए ये क्या कर सके? करंट माप सके। थ्रू व्हिच इट कैन मेजर, ये मेजर कर सके क्या? करंट। समझ गए? तो देखो, ये मान लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, मैं बना जो रहा हूं। ये यहां पे एक बल्ब, सर बल्ब क्यों लिया जाते हैं? सुनो, ओवन, फ्रिज ड्रॉ करेंगे, पॉसिबल होगा तुम्हें समझाने में अभी इस ब्लैक बोर्ड में। तो बल्ब क्या है? इसका सिंबल है, आसान है ड्रॉ करना तो करते हैं, वरना तुम मोबाइल ड्रॉ करो तो भी चलेगा, मोबाइल का चार्ज। तो ये हो गया बल्ब। तुम्हें कोई नहीं बोल रहा है कि ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है, आसान है, स्टैंडर्ड है, मतलब आसान है, आसान भी है और स्टैंडर्ड भी है, सबके पल्ले भी पड़ता है। तो ये आ गया मान लो हमारा सर्किट। तुम्हें मालूम है हम बैटरी कैसे ड्रॉ करते हैं? तो बैटरी के सिंबल में याद रखो, ये बड़ा वाला साइड पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव, फिर एक बड़ा वाला, फिर एक छोटा वाला। समझिए बात को। तो उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे की। अरे यार फिर से करंट चला गया, तुम्हें अंधेरा तो नहीं दिखा ना? नहीं दिख रहा है तो ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सुनो, बहुत लोग पूछते हैं स्विच सर पॉजिटिव की तरफ कनेक्ट करें या नेगेटिव की? जिस तरफ कनेक्ट करोगे चलेगा। इस तरफ भी कनेक्ट करेंगे तो भी होगा, और इस तरफ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कनेक्ट हो जाएगा हमारा एम्पियर ए। ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा क्यों लिखा? देखो, पॉजिटिव साइड से ऐसे करंट जाएगा, ऐसे ऐसे, ये बल्ब जल रहा है क्योंकि स्विच ऑन है, तो ये फिर गया। ये जिस तरफ से घुसेगा करंट उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जिधर से निकलेगा उसको नेगेटिव बोलते हैं।
पर बैटरी में ये केस अलग है। बैटरी में नेगेटिव साइड से घुसता है, पॉजिटिव से बाहर निकलता है। एमीटर में पॉजिटिव में घुसेगा, नेगेटिव में निकलेगा। याद रखो, छोटी छोटी बातें पर बहुत काम बना देती है। तो ये हो गया तुम्हारा एक सर्किट का डायग्राम। एमीटर यहां लगा, सीरीज में लगा। पैरेलल किसको बोलते हैं, मान लो वहीं पे मैं बात कर रहा हूं, ऐसे लग जाता है एमीटर, उसी जगह पे ऐसे करके लग जाता है इधर एमीटर, तो ये हो जाता पैरेलल कनेक्शन। तो हमेशा याद रखना, एमीटर को क्या हम पैरेलल में लगा सकते हैं, तो नहीं। क्यों नहीं लगा सकते, लगाने में दिक्कत होगी? नहीं लगा सकते हैं, कुछ काम का नहीं रहेगा, वो करंट मेजर नहीं कर पाएगा। एक होता है वोल्ट मीटर, ये ए है, उसमें भी लिखा होता है वोल्ट मीटर, उसको पैरेलल लगाया जाता है जो कि वोल्टेज मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है, एमीटर सीरीज में लगता है। ये याद करने की बात है, ये 12th में जब एक्सपेरिमेंट करोगे तब भी तुम्हें ये मालूम, तभी ये काम में आएगा, तभी यूज होगा प्रैक्टिकल में डायरेक्ट 12th क्लास। मुझे तो आज भी याद है वो एक्सपेरिमेंट। तो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अभी एक सवाल करने वाले हैं। सो बिफोर आई मूव टू दैट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। A current of 0.5 ampere is drawn by filament of an electric bulb। तो पहले तो फिलामेंट तुम्हें पता चल रहा है ना, नहीं चल रहा है तो बता देता हूँ यार। आज के ज़माने के बल्ब में तो नहीं होता, जो पहले के ज़माने के बल्ब होते थे कुछ इस टाइप के दिखते थे। यार ड्राइंग पे मत जाना, फिजिक्स का टीचर हूँ, ड्राइंग उतनी भी अच्छी नहीं बना देता। ये कुछ इस टाइप का होता था पहले का बल्ब। यहाँ से ऐसे दो दो डंडी ऐसे निकला हुआ रहता। अगर पहले का कोई वो 10, 12, 15 रुपए के अंदर एक बल्ब आता है, आज भी कल भी मिलता है, दुकान में जाके चेक करो यार अगर कर सकते हो, या फिर पूछो तुम्हारे पापा से, मम्मी से, वो बता देंगी कि ऐसे दो दो डंडी निकले हुए होते हैं, उनको फिलामेंट कहा जाता है। तो अगर सिंपली बोलो तो फिलामेंट का कुछ रोल नहीं है यहाँ पे रोल है भाई, फिलामेंट की वजह से ही बल्ब जलता था। और जो फ्यूज हो गया बोलते हैं ना, ये फिलामेंट जब टूट जाएगा तब बोलते थे कि बल्ब फ्यूज हो गया। पर यहाँ पे वो बस ये बताना चाह रहा है कि वो बल्ब 0.5 एम्पियर के करंट दिया जा रहा है यहाँ पे, और फिलामेंट का कोई रोल नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें बस इतना बोला गया कि 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब को 0.5 एम्पियर करंट दिया गया। फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू दैट सर्किट। तो पहले स्टैंडर्ड यूनिट में सारों को रखो। देखो क्यों, करंट जो आई है वो कितना है, 0.5 एम्पियर। स्टैंडर्ड यूनिट में है, एसआई यूनिट में। अब देखो टाइम टी कितना है, 10 मिनट्स है। पर तुम्हें मालूम है एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 600 सेकंड। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्यू हमें मांगा है। तो अगर Q फाइंड करने चाहे तो तुम्हें भी पता है I इक्वल्स टू Q बाय T। तो हम दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट Q इक्वल्स टू, ये T इधर डिवाइड है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा IT। तो वैल्यू पुट कर दो, I का कितना है 0.5 यानी 1/2। अरे इसको अगर ये वैल्यू में लिख सकते हैं कि नहीं, ये डेसिमल में है, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब देखो 1.2 एम्पियर इंटू, अब क्या लिखना है, टी का वैल्यू पुट करना है, दैट इज 600 सेकेंड, 600 s सेकेंड। तो ये 300 में चला जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 300 कूलम। तो Q का वैल्यू कितना मिला, 300 कूलम। तो फॉर्मूला क्या यूज हुआ, Q इक्वल्स टू I इक्वल्स टू Q बाई टी। यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, हम Q इक्वल्स टू I बाई टी बनाए उसको। तो दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, VVVIF। समझ गए, ये 12th तक इसका एप्लीकेशन है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। अरे यार ये क्या हो गया है, रुको अब ठीक है, देख लो, नोट कर लो। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको सीधा अटैक नहीं करेंगे, थोड़ा घुमा के डेली लाइफ से रिलेटेड हमला होगा। तो देखो ये जो एक वायर है, एक मेटालिक वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक या अपने मर्जी से अपने आप फ्लो करता है या फिर कंडक्टर अपने आप फ्लो कर आना शुरू कर देता है? बिल्कुल नहीं। कैसे होता है?
उसमें यूज है पोटेंशियल का, मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो देखो अगर दो टंकी तुम लोगे ऐसे वाला, ये तुम शेप पे मत जाओ, ड्राइंग पे, दोनों सेम ही साइज के हैं, सेम ही कैपेसिटी है, सारे सेम है, समझ लो। इन दोनों को ऐसे एक पूरा स्ट्रेट पाइप से हम कनेक्ट कर देंगे। दोनों में हम क्या करेंगे, इतना इतना दूर पानी भर देंगे। तो क्या इस पाइप के थ्रू पानी फ्लो करेगा? जो जो हां बोल रहे हैं आपका गलत गलत है, उत्तर गलत है। इसमें से पानी फ्लो नहीं करेगा, पर उसी जगह अगर मैं यहां से इसके पानी को इतना कर दूं तो इधर से इधर पानी फ्लो करेगा, और फिर दोनों सेम लेवल पे आके पानी फ्लो करना बंद हो जाएगा। इधर आ जाता है पंगा पोटेंशियल का। भाई पोटेंशियल की एक नियति है, प्रकृति है, संस्कृति है। सर क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? तो इसका नियत क्या कहता है पोटेंशियल का? देखो पोटेंशियल से जुड़ा एक पॉइंट, वाटर के रिलेटेड लिखता हूं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सेम होगा। वाटर फ्लोस फ्रॉम रीजियन ऑफ, वाटर फ्लो करता है कहां से कहां? रीजियन, कौन से रीजियन से? रीजियन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू रीजियन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो जहां पे पानी ज्यादा होगा, जहां पे पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उधर से जहां पे पानी का कंसंट्रेशन लो होगा, अगर हम पाइप कनेक्ट करेंगे तो वाटर फ्लो होगा। जैसे तुम्हारा पंप का एग्जांपल ले लो। पानी के पंप में क्या होता है? पानी वो खींचता है, यानी पानी उसके पास ज्यादा होता है, और जिस तरफ छोड़ता है उधर पानी कम होता है, तो इसलिए पानी फ्लो करता है। जैसे तुम्हारा, और उसमें और एक रोल होता है ग्रेविटेशन का भी, ग्रेविटेशन का भी रोल होता है पानी के केस में। पर इलेक्ट्रिसिटी के केस में बस ये कंसंट्रेशन वाला मामला होता है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रीजियन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से, जैसे जो ग्रिड है, पावर ग्रिड जिसको बोलते हैं, पावर ग्रिड विल रिमेन शट ड्यू टू सम ईयरली रिपेयरिंग और ईयरली मेंटेनेंस फ्रॉम 7 AM to 8 AM, ऐसा आता है ना मैसेज। तो वहां पे भरपूर इलेक्ट्रिसिटी है, पर हमारे घर में क्या है? नहीं है। वहां से जब इलेक्ट्रिक देते हैं तो वहां पे हायर कंसंट्रेशन में है, हमारे यहां नहीं है, मतलब क्या लोअर कंसंट्रेशन में है, तो इसलिए ग्रिड से घर में इलेक्ट्रिक फ्लो करता है। घर से ग्रिड को क्यों नहीं फ्लो करता? क्योंकि यहां लोअर कंसंट्रेशन में है, इसलिए वो बैक फ्लो नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी। वरना भाई उधर से इधर ही क्यों आ रहा है? पावर स्टेशन से जहां पे इलेक्ट्रिक बन रहा है उधर से हमारे घर में क्यों आ रहा है? हमारे घर से नहीं जाता, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। यहां पे कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा बहुत कम है। यार क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी? 2-4 बल्ब, एक एसी, ज्यादा से ज्यादा 3-4 टीवी भी मान लो, पंखे भी मान लो, भाई हजारों एसी भी है। एक पावर ग्रिड कितना पावर प्रोड्यूस करता है? वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट को यूं चला लेता है, यूं। जो बड़े बड़े पावर ग्रिड है, जो बड़े बड़े पावर स्टेशन है, तो उधर बहुत मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत मात्रा में करंट है, तो वो कम मात्रा की जगह को फ्लो कर पा रहे हैं। ये मान लो पावर स्टेशन है, ये मान लो हमारा घर पिद्दी सा, यार इससे भी छोटा बनेगा पावर ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी के सामने। इससे अगर वायर जॉइंट करोगे तो क्यों बस ऐसे ही फ्लो करेगा? वो डायरेक्शन हमारे हाथ में होता है? नहीं साहब, हाथ में नहीं होता। ऐसे क्यों नहीं फ्लो करता? क्योंकि इधर ज्यादा है, इधर कम है। बिकॉज दिस एरिया हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ करंट, whereas this area है low concentration of current, and we know electricity flows from the region of higher concentration to region of lower concentration. पॉइंट गांठ बांध के रख लो। ये पॉइंट हो गया। यहां पे आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल इधर ही पंगा खाता। सर पोटेंशियल से रिलेटेड तो बात नहीं की, कंसंट्रेशन ये सब बोले, भाई यही था। पोटेंशियल मतलब क्या? उसकी क्षमता। जैसे ये मार्कर जब नीचे पड़ा रहा है, ये हाथ मेरे हाथ में है, इसका पोटेंशियल उतना नहीं है, पर अगर मैं ऐसे इसको, मतलब नीचे पड़ा हुआ है मान लो, तो नहीं है, यहां पे अगर आए तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इधर से छोड़ूंगा ना तो नीचे गिर रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी तब्दील हो रहा है, तो उसका पोटेंशियल बढ़ गया। जितना ऊपर जाएगा उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो अब गिर सकता है। पर नीचे ही पड़ा रहेगा तो कहां गिरेगा? और नीचे, पाताल लोक में।
क्या पता पाताल होता है नहीं होता है। सर कुएं के ऊपर पेन को जलाएं तो ऐसे ग्राउंड पे से तो पोटेंशियल बढ़ेगा, प्लेन जगह पे नहीं है पोटेंशियल। समझ पाए, वही पोटेंशियल का फंडा था, ज्यादा दिमाग मत खिलाओ। अभी पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो डेफिनेशन के साथ। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग फटाफट से लगा लिया जाए। इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको एक्सप्रेस किया जाता है। अरे अपने मर्जी से लिख रहा हूं, बुक का नहीं लिख रहा हूं। एक्सप्रेस्ड एज द वर्क डन, समझ लो कॉन्सेप्ट तो ना, खुद से डेफिनेशन बना लेना। बहुत लोग बोले डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड सेम रहना चाहिए, ये रट्टा मारोगे कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं ये जो नाम है ना IIT JEE, ये जो जाना चाहते हैं तो होगा ही नहीं अगर रट्टाबाजी करोगे। हाँ करना पड़ता है कुछ जगह पे, पर ऐसा डेफिनेशन तो रट्टा मत मारो, ये बनाया जा सकता है। समझ पा रहे हो बात। और ये मेरा क्रैक भी हुआ था JEE मेंस, वो तो इच्छा नहीं थी, बीटेक की सीट मिल रहा था अच्छे कॉलेज में, पर आई हैव टू परस्यू माई अनदर ड्रीम दैट इज सिविल सर्विस। वो अलग बात है, जैसा जिसका सपना, तो नहीं गए हम, तो उसको छोड़ो। इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटाइल 91 परसेंटाइल था मेरा, कुछ इसके करीब था, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो कॉलेज अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, बट बोला जो जिसकी इच्छा है उसको परस्यू करो, फॉलो योर पैशन, मजा आएगा। जो काम करने में आपको मजा नहीं आ रहा है, पैसों के लिए भागोगे, पैसा सेकेंडरी है यार। अगर मजा नहीं आ रहा है ना किसी काम को करने में, बहुत लोग बोलते सब पढ़ाई छोड़ दे, मजा नहीं आ रहा है। उसके अलावा अगर कोई चीज तुम्हें, अगर रात के 2 बजे तुम 12 बजे सोए हो, तुम्हें 2 बजे उठा के अगर कोई काम करने के लिए बोले और तुम्हें मजा आ रहा है, तुम दिन भर वो काम कर सकते हो, कभी भी रुकोगे नहीं, थकोगे नहीं उस काम करने से, दैट इज योर पैशन। उसको प्रोफेशन बनाने का सोचो, तरक्की करोगे भाई। सचिन तेंदुलकर को ना क्रिकेट खेलना, अरे हम बोलते हैं क्रिकेट खेलना मजा आता है। मैं एक दिन ऐसा काम करने गया था, दिन में खेला कुछ 12 घंटे खेला, दूसरे दिन भी खेला 10 घंटे, तीसरे दिन और नहीं खेल पाया उतना, 3-4 घंटे, फिर चलो ये 2 घंटे खेल रहे हैं, मजा आ रहा है। वो दिन रात जब साल भर खेलेंगे, 5 साल 6 साल रोज 10 घंटे 12 घंटे, तब मजा आए तो बोलो कि पैशन है। खेल के देखो 10 दिन उतर जाएगी सारी यार जो पैशनेट होते हैं वही खेल पाते। पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, और यूनिट चार्ज बोलते हैं, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको एक्सप्रेस किया जाता है किस रूप में? वर्क डन, जो काम करना पड़ता है हमें किसके लिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस वो है हमें जो काम करना पड़ता है किस लिए, 1 कूलम चार्ज यानी यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखूं, पोटेंशियल डिफरेंस को V से, डेल्टा V से डिनोट किया जाता है, कुछ V भी लिखते हैं, सेम बात है। डेल्टा V को मैं पोटेंशियल मानता हूं, डेल्टा V को पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ लोग पोटेंशियल का तो रोल होता नहीं तो डायरेक्ट V लिख देते हैं। तो W यानी वर्क डन अपॉन क्या है भाई, यूनिट चार्ज यानी Q, W अपॉन Q। तो वर्क का SI यूनिट जूल और Q चार्ज का SI यूनिट कूलम। यानी अगर इसका SI यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होगा? जूल कूलम इनवर्स, जिसको बोला जाता है वोल्ट। वोल्टेज बोलते हैं ना, घर में सुने होंगे, अरे वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है जिससे करंट फ्लो बन सके। समझ पाए? वोल्टेज नहीं आने से, अरे वो फ्रिज नहीं चल रहा है, अरे वोल्टेज कम होगा, स्टेबलाइजर चेक करो, नहीं है स्टेबलाइजर, अरे वोल्टेज नहीं आ रहा है, लो वोल्टेज है। मतलब क्या? वो वोल्ट को दर्शाता है। यानी ग्रिड में और तुम्हारे घर में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना जोर से करंट फ्लो करेगा। करंट जितना जोर फ्लो करेगा उतने तेज चलेगी। सर बढ़ा दे वोल्टेज तो चलेगा उतना तेज, जल जाएगा पूरा इंजन, मतलब पूरा मोटर जल जाता है ना कभी कभार, हाई वोल्टेज आ गया बोलते। तो एक सही वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है, ना लो अच्छा है ना हाई अच्छा है।
समझ पाए? ये फॉर्मूला रटो फटाफट से, हाँ फॉर्मूला रटो ये पड़ेगा रखना। डेफिनेशन समझ गए? जो काम करना पड़ता है हमें एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए। समझ गए बात? So before I move to the next some points, you can pause the video and note it down in the copy. फटाफट से नोट करो, सवाल भी करेंगे इससे रिलेटेड। Let's come to the question. तो इधर क्या पूछा है? How much work is done in moving 2 coulomb charge across 2 points? भाई 2 पॉइंट्स हैं, चार्ज का अमाउंट कितना है, यानी Q का वैल्यू कितना है पहले बताओ, 2 कूलम। तो मूव किया जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, तो डेल्टा भी कितना है 12 वोल्ट। हमें क्या फाइंड करो बोला है? हाउ मच वर्क डन। तुम्हें क्या मालूम है? W मालूम करना है, और फॉर्मूला से हमें क्या पता है? डेल्टा V इक्वल्स टू W अपॉन Q। हमारे पास किन किन का वैल्यू है भाई? Q का और डेल्टा V का, तो दोनों को एक तरफ कर देते हैं। दिस इंप्लाइज W इक्वल्स टू, ये Q इधर क्या है? डिवाइड हुआ है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, Q डेल्टा, ये हो जाएगा Q डेल्टा V। समझ गए? अब उनका वैल्यू पुट कर देना है। तो Q का वैल्यू कितना? 2 कूलम इंटू डेल्टा V का 12 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 24 जूल। तो कितना हुआ वर्क डन? 24 जूल। तो कितना काम हमें करना पड़ेगा? 24 जूल वर्क, यानी काम हमें करना पड़ेगा 2 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। अब एक ध्यान पूर्वक बात, ये टॉपिक खत्म करने से पहले बताना चाहता हूं, जो डिवाइस यूज होता है वोल्टमीटर, एक डिवाइस का नाम है, और ये क्यों यूज होता है? इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख दे रहा हूं। तो ये क्यों यूज होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए। और एक बात, इसको सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तुम्हें मालूम है, अगर ये एक मान लो सर्किट है, सिंपल सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं बिना स्विच वाला, क्योंकि स्विच में फिर टाइम जाएगा, एक डायरेक्ट बैटरी लगा के बना दे रहा हूं। तो इसमें अगर वोल्टमीटर ज्वाइन करना है तो कहां पे करेंगे? ऐसे, इसको बोलते हैं पैरेलल में ज्वाइन करना, ताकि ये वोल्टेज को माप सके। इनके बीच ज्यादातर हम ज्वाइन करेंगे, इनके बीच, हाँ, ये बल्ब के दोनों एंड के अक्रॉस वोल्टमीटर वोल्टेज मापेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सर्किट डायग्राम। Before that, you can pause the video and note it down in the copy. The next topic we are going to study is circuit diagram. क्या पढ़ेंगे? सर्किट डायग्राम। तो देखो भाई, इसमें किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, उसी का जिक्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं बल्ब का। तुम्हें मालूम है बल्ब को सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज द सिंबल। समझ गए? या फिर ज्यादा अच्छा थोड़ा दिखाना है तो एक राउंड बना देना, जो मैं बना देता हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्विच के ऊपर। अगर स्विच की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये स्विच क्या है? ऑन है। और ऑफ वाला कैसा होता है? ये है ऑफ वाला। अंदर ये छोटा सा वो मार्क नहीं रहेगा। अब आते हैं सेल में। सेल यानी सिंगल बैटरी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको याद करने के लिए। ये भाई ये है सेल। और बैटरी जो बोला जाता है वो होता है बहुत सारे सेल को मिलके बैटरी बनता है, एक सेल से बैटरी नहीं बनता। यानी वो होता है कुछ ऐसा। ये होता है एक बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी जिसको बोलते हैं। अब हो गया स्विच, सेल, बल्ब, बैटरी। अब हम देखेंगे रेजिस्टर। रेजिस्टर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ ऐसे। हो गया रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या है पढ़ेंगे यार इसके बाद, बस जान लो अभी सिंबल। एमीटर,
एमीटर का मालूम है तुम्हें कैसा होता है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, बीच में ए लिखा रहता है। अब वोल्ट मीटर जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है। यार बस ये सब सिंबल याद करने हैं और कुछ खास है नहीं इस टॉपिक में। भी वोल्ट मीटर हो गया। अब एक कमाल की चीज दिखाता हूं, जॉइंट, वायर जॉइंट। ये दो टाइप के हैं, एक तो हो गया ऐसा वाला, मान लो ये हो गया, फिर ये हो गया। मतलब ये दो वायर क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं। ये दो वायर ऐसे आए, ज्वाइंट किए, पूरा ज्वाइंट किए, इसके अंदर से ये ऐसे पास करके ये वाला ज्वाइंट देखो, ये वाला पूरा ज्वाइंट करके किए हैं। पर और एक टाइप का होता है, दैट इज दिस काइंड ऑफ ज्वाइंट। तो इसमें ऐसा सिंबल दिया गया, इसका मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर से जरूर जा रहे हैं पर टच नहीं हो रहे हैं। ये मेरा हाथ एक वायर है, मान लो ये मेरा हाथ एक वायर है। तो पहले वाले में क्या होता था, दोनों टच होके ऐसे जाते थे, टच होके देखो 3D में देखो पूरा, ये हो गया, समझ पाए बात को। अब दूसरे वाले का मीनिंग क्या है, ये टच नहीं हो रहा है, ऐसे देखे ये वायर है मान लो, तो ये टच नहीं हो रहा है, ये ऐसे दूर से जा रहा है, ये दूर से जा रहा है, टच नहीं हो रहा है। समझ पाए बात को। तो ये दोनों जॉइंट में वही डिफरेंस है। अब 2-3 बच गए हैं, पहले इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद वो भी लिख लेंगे। फटाफट से कर लो, कर लिया, 1 2 3 कर लिया, चलो कर लो। अभी एक ही बचा है, उसको थोड़ा समझा भी दूंगा, रियोस्टाट। अब पूछोगे ये क्या है सर, रियोस्टाट एक ऐसा चीज है, ये एक डिवाइस है बोल सकते हो। डिवाइस मतलब मैनुअल इक्विपमेंट है यार, डिवाइस भी नहीं बोल सकते इसको। एक ऐसा चीज है, मान लो ऐसा एक चीज है जिसका रेजिस्टेंस हम बदल सकते हैं। ये लैब में होता है। देखो हम ऐसा तो नहीं कि 18 ओम मान लो एक एक्सपेरिमेंट में लेना है, 18 ओम, ये तुम रेजिस्टेंस भी नहीं पढ़े हो, इसके बाद पढ़ेंगे। तो एक रेजिस्टेंस हमें लेना है, मान लो जिसका मेजरमेंट 18 है, ऐसे समझ लो। तो 18 के लिए हमें एक चीज अलग चाहिए होगा, फिर मान लो दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए हमें 8 चाहिए, तो फिर भाई 8 का एक अलग लगेगा। तो रियोस्टेट क्या है, इसको हम 8 का भी बना सकते हैं, 18 का भी बना सकते हैं, 15 का भी बना सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं, 50 का भी बना सकते हैं, 45 का भी बना सकते हैं। मतलब इसका रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो इसको बोलते हैं रियोस्टेट, समझ गए, या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसे रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया, इसमें एक ऐसा एरो लिख देना, तो ये हो गया रियोस्टेट का सिंबल। और एक भी इसका सिंबल है, कैसा होता है सर, ऐसा होता है, ये आ गया। ये वाले डायग्राम का एक सिग्निफिकेंस है, जो तुम 12th क्लास में लैब में जाओगे, 12th क्लास में जब तुम लैब में प्रैक्टिकल करने जाओगे, लैब में क्या करने, प्रैक्टिकल करने, तब तुम्हें मालूम चलेगा इसका सिग्निफिकेंस। अभी मैं समझाऊंगा तो फालतू का मतलब पंचायत खड़ा होगा। ये एक ऐसा चीज होता है, उसमें मीन्स तुम फील कर पाओगे इस चीज को। सो बिफोर दैट, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओम्स लॉ, बहुत ही कमाल का लॉ है, मजेदार है, मजा आएगा, एक साथ पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। नाउ कम टू ओम्स लॉ। तो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, नाम था जॉर्ज सिमन ओम। उन्होंने एक रिलेशनशिप लाए, वो क्या, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। तो वो क्या आया, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और अगर इसको अंग्रेजी में अच्छे तरह से बोलूं, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम। अगर टेम्परेचर सेम है, ये एक कंडीशन है, नॉर्मली सेम ही रहता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इनके बीच इक्वलिटी लाने के लिए हमें एक कांस्टेंट बैठाना पड़ा, जिसको हम मानते हैं R, यानी रेजिस्टेंस। सो V इज इक्वल्स टू IR इज द ओम्स फॉर्मूला, जो हमने ओम्स लॉ से डिराइव किया। और ये R क्या है, ये रेजिस्टेंस होता है, इट इज ए रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ये एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, क्या करने का, फ्लो ऑफ चार्ज को वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, कितना खा सकता है, बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को।
अब अगर नेक्स्ट पेज की ओर चलें तो इसका एसआई यूनिट ओम है, किसका, रेजिस्टेंस का, जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम है, और जिसका सिंबल ऐसा कुछ होता है, देख लो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। और इसमें कुछ खास है नहीं यार, ये एक फॉर्मूला याद कर लो, ये देख सकते हो वोल्ट अपॉन एम्पियर इक्वल्स टू ओम, जो कि उसका एसआई यूनिट है। तो अभी नेक्स्ट हम, इसलिए मैं बुक में आया ताकि हम जो एग्जाम्पल अभी बहुत सारे करेंगे और पढ़ेंगे वो डायग्राम रिलेटेड, प्रोग्राम रिलेटेड होने वाला है। सो लेट्स मूव टू ऑल दोस। ये चाहो तो तुम पढ़ सकते हो ये थोड़ा। तो ये जो रेजिस्टेंस क्या होता है मालूम है, किसी भी चीज की सहने की क्षमता, यानी ये करंट मान लो फ्लो कर रहा है सर्किट को, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छे से करंट फ्लो नहीं होगा, वो खा जाएगा उस करंट को, यानी उतना कम करंट फ्लो होगा, तुम बोल सकते हो। यानी जैसे निक्रोम जैसे वायर जो होते हैं, जो हीटर में लगे होते हैं ना, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है मालूम है, बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से वो हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिससे हम खाना बना पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उससे अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लो होगा। अब देखो कि किनके ऊपर ये डिपेंड करता है। इट इज ऑब्जर्व दैट एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। तो अगर हम वायर का लेंथ बढ़ा देते हैं तो उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए एमीटर रीडिंग कम हो रहा है। मतलब क्या, करंट कम फ्लो कर रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ। इसका मतलब बस ये है कि जब हम वायर का लेंथ बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ये बात नोट करने वाली है कि व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। मेरे बातों पे ध्यान दो, बस बुक पढ़ने से काम नहीं बनने वाला। तो व्हेन वायर इज थिकर, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इंक्रीजेस, देन ऑल्सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस किन किन के साथ इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और ये एमीटर का रीडिंग कम हो रहा है, मतलब क्या, करंट कम हो रहा है। करंट कब कम होता है, जब रेजिस्टेंस बढ़ता है। समझ पाए बात को। ये दो पॉइंट को अगर मैथमेटिकली लिखें तो कुछ ऐसे लिखा जाता है, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्यों भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्यों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब एरिया का जो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये हमें बताया गया है। तो अगर एक जगह इनको कंबाइन करके लिख दें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, और इधर फिर इनको इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज रो L बाय A। और ये रो क्या है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और ये रेजिस्टिविटी एक टाइप की, यानी मान लो लोहा है, लोहा का रेजिस्टिविटी वो चाहे छोटा वायर हो बड़ा वायर हो, वो सबके लिए रेजिस्टिविटी सेम होता है, बस रेजिस्टेंस वेरी करता है। अगर मान लो कपर है तो कपर का रेजिस्टिविटी सबके लिए सेम होगा। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओम मीटर होता है एसआई यूनिट। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मेटल्स एंड एलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 to the power -8 ohm meter to 10 to the power -6 ohm meter. They have very low resistivity. They are good conductor of electricity. यानी ये इनका रेजिस्टिविटी लो है तो ये क्या है, अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि इंसुलेटर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, जैसे कि रबर ग्लास हैं, उनका रेजिस्टिविटी कितना है, 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ओम मीटर। यानी इनका बहुत ज्यादा है, इनका माइनस में है, यानी बहुत कम है। इनका प्लस में होकर बड़ा बड़ा आंकड़ा है 10 to the power, मतलब बहुत ज्यादा है, इसलिए ये इंसुलेटर है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है, जो ये पॉइंट हमें बता रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर। जो एलॉय का रेजिस्टिविटी वो हमेशा ज्यादा होता है मेटल से। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडीली एट हाई टेम्परेचर, फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। जहां पे इलेक्ट्रिक मतलब हीट करना रहता है वहां पे हम एलॉय यूज करते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टिविटी थोड़ा उनका क्या है, थोड़ा ज्यादा है। समझ पाए बात को। टंगस्टन एक एलॉय है जो इलेक्ट्रिकल बल्ब की फिलामेंट, मैंने बोला था ये फिलामेंट के बारे में समझाया था। आजकल के बल्ब में तो नहीं होते, प्रीवियस के बल्ब को एग्जांपल लेते हुए मैंने फिलामेंट बताया था कैसे फ्यूज जाता है ये सब। अब देखो भाई, डिफरेंट मेटल के जो रेजिस्टिविटी है उनका चार्ट दिया गया। क्या आपको रटने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। यहां पे लिख भी दिया है, यू नीड नॉट टू मेमोराइज दिस वैल्यू, यू कैन यूज दिस वैल्यू फॉर सॉल्विंग
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आपको वैल्यू दिया रहेगा अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है। मान लो सिल्वर रिलेटेड है तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी आपको वहां पे लिख देगा क्वेश्चन में पूरा। समझ पाए बात को? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, तो सवाल देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ohm? How much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of heater coil is 100 ohm? तो यहां पे कौन सा यार V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला लगेगा। पहले वाले केस का देखते हैं, V कितना है, ये वाला फॉर्मूला लिख लो पूरा, V इक्वल्स टू आई आर। तो V कितना है 220 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस कितना है बल्ब फिलामेंट का 1200, यानी 220 V है, R डिवाइड कर दो या 1200, तो ये हो जाएगा 220 बाय 1200, तो हमें मिल जाएगा I। तो 0 से 0 मर गया, अगर ये 22 है ये 11 में जाएगा तो ये 60 में, सो 11 बाय 60 दैट इज इक्वल्स टू 0, पॉइंट देंगे तो 110 होगा, 0.18 के समथिंग कुछ आएगा करंट का वैल्यू, जो कि इधर दिया गया है। वही फॉर्मूला पुट करके सेकंड वाला आप निकाल के कमेंट सेक्शन में बताएं आपका आया या नहीं आया। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो और अच्छे से हमारी तरफ से हार्ट मिलेगा आपको। अब है नेक्स्ट एग्जांपल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉस ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम दिस सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिक हीटर और इनके बीच 60 वोल्ट। तो पहले केस में V कितना है 60 वोल्ट लिख लिया, करंट कितना है 4 एम्पियर, तो V इक्वल्स टू आई आर, सो R इक्वल्स टू V अपॉन I दैट इज 60 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 15। तो रेजिस्टेंस कितना मिला आपने 15 ओम मिल गया, तो R हमें मिल गया, R इधर से निकाल दी। अब क्या बोला है व्हाट करंट, अब क्या करंट ये चाहेगा जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम 120 कर दिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दी 120। करंट हमें मालूम नहीं निकालना है, पर रेजिस्टेंस हमें मालूम चल गया कितना है 15। सो V इक्वल्स टू आई आर, तुम्हें मालूम है ना V इक्वल्स टू आई आर, सो I इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है इधर 120 अपॉन 15, ये चला जाएगा 15 कितने में जाएगा आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं बता दूं 15 8 जा 120 कितना है 15 8 जा, तो आंसर आ जाएगा 8 एम्पियर। समझिए बहुत ही आसान है यार, V इक्वल्स टू आई आर ही पुट होके सारा सवाल हो जाएगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर, जो हम व्हाइट बोर्ड में पढ़ने वाले हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे, पर किसका रेजिस्टेंस, ये ही इंपॉर्टेंट है यार। अभी तो मैं जो बुक में पढ़ा रहा था वो इंपॉर्टेंट है, पर वो तो रीडिंग सब मान लेते हैं, समझना तो इधर पड़ता है, कंसेप्ट इधर है, बड़ा क्वेश्चन इधर बनता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, यानी हम एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, अभी क्या बहुत सारे सिस्टम ऑफ रजिस्टर, मतलब क्या एक से ज्यादा रजिस्टर्स का। तो ये कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमने बुक में देखा कि ये दो प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं। एक होता है सीरीज, एक होता है सीरीज कनेक्शन, दूसरा क्या होता है फटाफट से बताए कमेंट बॉक्स में, जब तक मैं बताऊं पॉज करो, कमेंट टाइप करो, फिर प्ले करो। दूसरा क्या होता है, और हमसे हार्ट पाइए अच्छे जवाब देने पर, पैरेलल। पैरेलल तो एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। तो सीरीज कनेक्शन, मान लो मैं 3 रजिस्टर को अगर सीरीज में कनेक्ट करूं तो ये हो गया भाई उनका बैटरी, ये 3 कनेक्ट कर देते हैं, 3 सेल हो गए। आप इधर कहीं एक स्विच फिट कर देते हैं जो कि ऑन है, ऑन मतलब बीच में डॉट होगा, तो यहां रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे सीरीज में, तो सीरीज में कुछ ऐसे होता है, तो ये हो गया सीरीज में। तो इधर क्या लग जाता है, एमीटर लगा देते हैं एक, जो कि करंट माप सके, और इधर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं।
तुम्हें मालूम है एमीटर कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में, जबकि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। समझ गए बात को? फंडा क्लियर है? कुछ डाउट नहीं है आपको इसमें? नहीं भी होना चाहिए। समझ पाए बात को? यार ये एमीटर और स्विच का पोजीशन इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है एमीटर का, ये नेगेटिव, क्योंकि बैटरी किधर पॉजिटिव है? इधर। मालूम है ये आपको? और ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो मैं डिस्कस कर भी चुका हूं। वैसे वोल्ट मीटर का किधर पॉजिटिव होगा? यार बैटरी का पॉजिटिव चार्ज जिधर से, करंट जिधर से जा रहा है ना, वही पॉजिटिव होता है। कुछ तो ये आ गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे तुम पता कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये दो रजिस्टर है, और ये किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। पर पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है? तो पैरेलल कनेक्शन चलो देखते हैं, पहले बैटरी बना देते हैं। हाँ, तो ये आ गया। अभी एमीटर इधर लगा देते हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कि एमीटर हमेशा राइट साइड रहना चाहिए, इधर रहना। अरे वो सीरीज में रहेगा, इधर रहेगा उधर रहेगा, फर्क नहीं आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव। और अभी क्या करेंगे? पैरेलल में कनेक्शन देंगे। तो पैरेलल कनेक्शन कुछ ऐसा होता है, देखो ये हो गया तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन। ये थोड़ा टेढ़ा चला जा रहा था। हाँ, अगर तुम 3 जोड़ना चाहो तो भी जोड़ सकते हो। देखो ये यार पैरेलल हो गया, पैरेलल यानी ऐसे, और ये हो गया सीरीज, एक लाइन में, और ये एक से ज्यादा लाइन में है। जितने रेजिस्टर हैं उतने लाइन में है। तो इधर आ गया तुम्हारा, स्विच नहीं बनाए ना, कहीं एक बना देते हैं। चलो ये स्विच ऑन है, ये 3 रजिस्टर हैं, R1 R2 R3। वैसे ये भी R1 R2 दे देते हैं। यहां 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। और वोल्ट मीटर किधर रहता है? पैरेलल में, उसके पॉजिटिव नेगेटिव। समझ गए? बैटरी का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर है? इसको के, स्विच को की यानी के लिख के भी डिनोट किया जाता है। तो ये कनेक्शन है पैरेलल का, और ये कनेक्शन है सीरीज का। इसमें हमने एमीटर वोल्ट मीटर सब लगा के देखा, तो हमें क्या मालूम चला? हमें मतलब साइंटिस्ट लोगों को, जो इंसान है, इसलिए हम पूरी इंसान को मैं हम मान के चल रहा हूं, तो हम बोला, तो हमें यह मालूम चला कि जो सीरीज वाला कनेक्शन है उसमें जब इन्होंने एमीटर में करंट और वोल्ट मीटर में वोल्टेज मापा, तो इनको मालूम चला कि करंट इस रजिस्टर के लिए जितना है, ये R1 है ये R2 है, इस वाले रजिस्टर के लिए भी उतना ही है, यानी करंट कांस्टेंट है। और तीसरा एक अगर जोड़ दे सीरीज में, तो उस तीसरे वाले रजिस्टर के लिए भी करंट वही सेम रहेगा। समझ पाए बात को? पहले रजिस्टर के लिए करंट जितना मिल रहा है इसको, दूसरे वाले को भी उतना मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ये थोड़ा करंट खा गया और इसको कम मिल रहा है, और तीसरे वालों को भी उतना ही मिल रहा है जितना पहले वाले को और दूसरे वाले को मिल रहा था। यानी तीनों को इक्वल अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा है। किस कनेक्शन में? सीरीज वाले कनेक्शन में। इसलिए सीरीज वाले कनेक्शन में करंट आई जिसको डिनोट करते हैं वो कांस्टेंट रह रहा है, जबकि जो भी होता है वोल्टेज जिसको बोलते हैं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, वो R1 के लिए जितना रह रहा है R2 के लिए उतना नहीं रह रहा है। समझ पाए बात को? ये किसका केस है? सीरीज वाले कनेक्शन का, DIFF डॉट यानी डिफरेंट। तो ये नोट करने वाली बात है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको यूज करके ये मतलब R1 प्लस R2 कर देने से हो जाएगा क्या? हाँ, इधर हो जाएगा, वो छोड़ो, मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस जब कितना है बोलेगा, तो उसका फॉर्मूला इसी से ही डिराइव होने वाला है। समझ पाए बात को? समझ गए? इसके लिए जितना करंट, इसके लिए भी उतना करंट, पर वोल्टेज डिफर कर रहा है। किसमें? सीरीज में। सीरीज में करंट सेम रहता है पर वोल्टेज डिफरेंट रहता है, जबकि पैरेलल में करंट जब एमीटर में रीडिंग लिया गया सारों के लिए, तो करंट सारों के लिए डिफरेंट था, जबकि पोटेंशियल डिफरेंट यानी वोल्टेज ये सेम था। तो भाई लोग चौंक गए
यानी हमारे साइंटिस्ट लोग कि सीरीज में इसमें भी दो, मतलब इधर 3 लगा दिया है, इसमें भी 3 लगाएं, इसमें भी 3 लगाएं, पर सीरीज और पैरेलल में फर्क क्या आ रहा है कि इसमें करंट कांस्टेंट रह के वोल्टेज डिफर कर रहा है, जबकि इधर वोल्टेज का सेम रह के यानी कांस्टेंट रह के करंट डिफर कर रहा है। समझ पाए बात को? बहुत ही है, यही बेसिक है इसका, इसी से हम अभी फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। सो बिफोर आई मूव टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द रजिस्टर इन सीरीज, पहले सीरीज का डिटेल में देखेंगे, उसके बाद पैरेलल का डिटेल में देखेंगे और उसके रिलेटेड सवाल लगाएंगे। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। लेट्स स्टडी द रजिस्टर इन सीरीज। पहले तो 3 या 4 रजिस्टर जितना ले सको उसका पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया पहला, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा। तो ये हो गया हमारा की। इसमें एमीटर वोल्ट मीटर नहीं दे रहा हूं, तुम्हें मालूम है कहां पे क्या रहता है, वो तो मैं बता दिया इसलिए नहीं दे रहा हूं। तो ये हो गया हमारा R1, R2, R3। और तुम्हें मैंने एक बहुत ही राज की नहीं, इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि सीरीज में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि क्या डिवाइड होता है, मतलब इस टोटल के लिए करंट जितना, मतलब इधर से जितना करंट निकल रहा है वो R1 को भी मिल रहा है उतना, R2 को भी उतना ही मिल रहा है, R3 को भी उतना ही मिल रहा है, और ये टोटल सर्किट में उतना ही करंट फ्लो कर रहा है। समझ पाए बात को? तो इधर मैं लिख सकता हूं कि I कांस्टेंट है और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो वेरी करता है। मालूम चल गया? तुम्हें एक फॉर्मूला पता है जो ओम्स लॉ से हमने निकाला था कि V इक्वल्स टू IR। समझ पाए बात को? तो इससे ये तो टोटल सर्किट के लिए अप्लाई होता था V इक्वल्स टू IR, और ये तुम आई थिंक 12th में भी है, किरचॉफ्स लॉ जब यूज करोगे ये का सर अब वो क्या है, छोड़ो उसमें नहीं घुसते हैं, वो फिर लंबा, वो एक टॉपिक बन जाएगा ये सब, कैपेसिटर रेजिस्टर। अभी इतना छोटा लग रहा है, किरचॉफ लॉ, लूप रूल, मजेदार चीज है। मैं मानता हूं अगर आपको फिजिक्स थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो वो आपको बहुत आसान लगेगा, पर वो हायर क्लासेस 12th क्लास का कंसेप्ट है, तब पढ़ोगे। तो R1, तो तुम्हें इधर क्या मालूम है कि इधर वोल्टेज भी वेरी करता है, यानी V जो R1 के लिए होगा, V जो R2 के लिए होगा, V जो R3 के लिए होगा, वो तीनों अलग अलग होंगे, यानी V1, V2, V3, 3 अलग अलग वोल्टेज रहेंगे तीनों रजिस्टर के लिए। तो अगर उस हिसाब से मैं फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या ये बात लिख सकता हूं कि फॉर V1 द रिजल्ट विल बी IR1। IR1 क्यों भाई? क्योंकि R1, R2, R3 के लिए करंट तो सेम ही है ना, वही I करंट ही है, तीनों के लिए करंट सेम है तो I लिख सकते हैं। पर पहले वाले का R1 का V1 है इसलिए R1 पुट किया। इन दैट वे V2 इक्वल्स टू IR2, उसी हिसाब से लिख रहा हूं। एंड V3 इक्वल टू IR3। और तुम्हें मालूम है कि ये तीनों क्या हुए हैं, वेरी किए हैं और डिवाइड हुए हैं। ये बात याद रखो कि यहां से जितना ये वोल्टेज है टोटल में, टोटल इस सर्किट में जितना वोल्टेज है वही थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें करके डिवाइड हो गया है। तो अगर इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज को मिला देंगे V1 प्लस V2 इक्वल्स प्लस V3, तो वो क्या देगा हमें, जो टोटल वोल्टेज इस सर्किट में है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज V। टोटल लिख दूं? हाँ लिख देता हूं टोटल। तो इस हिसाब से क्या मैं लिख सकता हूं, V टोटल इक्वल्स टू IR क्या होगा, RV टोटल होगा। करंट तो सेम ही है सबके लिए इसलिए I टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, I वही सेम रहेगा। तो इस हिसाब से इनको देख के मैं एक बात तो लिख सकता हूं कि V टोटल इक्वल्स टू V1 का वैल्यू कितना है IR1, V2 का वैल्यू कितना है IR2 प्लस V3 का वैल्यू कितना है IR3।
यानी V टोटल दैट इज इक्वल्स टू V टोटल किसके बराबर है? आई आर टोटल के बराबर। आई आर टोटल इक्वल्स टू आई, अगर इधर कॉमन ले जाएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ पाए बात को? तो इधर से आई कट जाएगा। कैसे? इधर आई मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, या फिर ये इधर मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाएगा तो डिवाइड होके कट होके 1 हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही काट दिया। सो आर टोटल, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, वो किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। सर ये इतना क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, उसमें अलग आएगा। इसलिए सीरीज का डायरेक्ट जितने रेजिस्टेंस है उनको अगर ऐड कर दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेता हूं, मान लो ये एक सर्किट है और वो बैटरी और की नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट ये ड्रॉ कर देता हूं। ये 3 वाला एक ड्रॉ कर दिया, तो ये 3 हो गया। इसका मान लो 2 ओम है, इसका 3 ओम है और इसका 5 ओम है। तो ये जो सर्किट है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है बोलने से क्या करना है? तीनों को ऐड कर देना, यानी 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो सीरीज का निकालना, रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है, हद आसान है। ये समझ गए कैसे हुआ? अब हम देखेंगे कि पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है और पैरेलल में कैसे निकालेंगे। सो बिफोर आई मूव टू दैट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रजिस्टर इन पैरेलल। भाई पैरेलल में रजिस्टर कैसा कांड करेगा देखेंगे। देखो पैरेलल में कैसा ड्रॉ होता है, ये हो गया एक, ये हो गया तुम्हारा दूसरा, ये इधर लगा देते हैं, हाँ, और एक हो गया ये तीसरा, हो गया 3। तो ये R1 R2 R3 मान लो भाई, R1 R2 R3। तो बैटरी भी लगा देंगे, स्विच नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वैसे भी तो ऑन ही छोड़ने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा सर्किट। तुम्हें मालूम है बैटरी में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। और पैरेलल में जो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, क्या बताया था कि इसमें भी सेम रहता है। वेरी क्या करता है? करंट वेरी करता है, मतलब डिवाइड होता है, करंट डिवाइड। यानी इस टोटल सर्किट में अगर I करंट है तो R1 में I1 जा रहा है, R2 में I2 जा रहा है, R3 में I3 जा रहा है। जिन तीनों का वैल्यू सेम हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, पर ऐसा गारंटी नहीं है। एक करंट डिवाइड हो रहा है। ये जो I टोटल करंट है, जो I टोटल है वो डिवाइड हो रहा है 3 हिस्से में। क्या इक्वल हिस्सा है? यार वो रजिस्टर को देख के मालूम पड़ता है। बड़ा रजिस्टर है ज्यादा करंट जाएगा, छोटा है कम करंट लेगा। समझ पा रहे हो बात को? अगर तीनों सर सेम वोल्टेज के हैं, हाँ तो सेम करंट जाएगा, इट्स ट्रू। और उधर भी अगर सेम होता तो सेम वोल्टेज जाता। ये पर उसमें कुछ लेना देना है नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उसमें फोकस तुम्हें करना है। वो जानने की बात है, कंसेप्ट क्लियर है, क्लियरिटी के लिए मैंने बता दिया। पर जो इंपॉर्टेंट बात है ये इधर रह रहा है कि I वेरी कर रहा है, I डिवाइड हो रहा है, और V क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। तो इधर जब हम अप्लाई करेंगे क्या, V इक्वल्स टू IR, तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तुम खुद देखो यार, यहां पे करंट I1 I2 I3 है, तो इस फॉर्मूले को I के टर्म्स में लिख दो। I के ये V के टर्म्स में है, अगर I के टर्म्स में लिखेंगे तो ये I आ गया, ये R इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा, यानी V बाय R। क्लियर है? अब तुम्हें मालूम है कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कि I टोटल है। ये बस I लिख रहा हूं, I टोटल को। तो और तुम्हें एक बात और मालूम है कि V क्या है? सेम फॉर ऑल, यानी कांस्टेंट है, सेम फॉर ऑल। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं? I इक्वल्स टू V बाय R, यानी V क्या है? ये तो सबके लिए सेम है। ये कौन सा R है? टोटल वाला R, क्योंकि ये जो I लिखा है मैंने वो भी टोटल वाला I लिखा है। तो इससे क्या मैं लिख सकता हूं? तुम्हें मालूम है कि I1 का वैल्यू कितना होगा?
I1 का वैल्यू यानी I1, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, भी तो सबके लिए सेम है, डिवाइडेड बाय R1। वैसे I2 का वैल्यू कितना होगा, इसके बगल में क्या है R2, तो V बाय R2। वैसे I3, इसका भी V बाय कितना होगा R3 होगा, क्योंकि इसके बगल में R3 है। समझ पाए बात को, ये कोमा इधर लगा लेते हैं। हाँ समझ पाए, I1 I2 I3 का वैल्यू, तो I टोटल भी क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 कितना है V बाय R1, I2 कितना है V बाय R2 और I3 कितना है V बाय R3। तो इसमें से V कॉमन ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, V बाय R टोटल इक्वल्स टू, V कॉमन ले जाएंगे, ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। समझ गए बात को, तो ये भी मर गया, क्योंकि ये इधर आएगा तो डिवाइड होके 1 ही कर देंगे, तो हमें मिल गया 1 बाय R टोटल इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। चल गया बात पता, आसान है। ये आ गया तुम्हारा पैरेलल के लिए फॉर्मूला। ये किसके लिए, पैरेलल के लिए। वो क्या था, सीरीज के लिए डायरेक्ट ऐड कर देते थे, पर इधर थोड़ा डिफिकल्टीज तो नहीं, थोड़ा काम बढ़ गया। तो अभी अगर मैं एक ऐसा पैरेलल में कुछ ड्रॉ करता हूं, मान लो ये, मान लो ऐसा कुछ है, ये कुछ ऐसा है फिर, और ये तीसरा वाला, तो इसका मान लो 2 ओम है, इसका मान लो इसका 3 ओम है, और इसका भी 2 ओम है मान लो, तो इसका कितना आएगा रेजिस्टेंस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2 अगेन, तो ये आ जाएगा करीबन 2 इंटू 3, तीनों को अगर एक काम हम कर सकते हैं, इसको बारी बारी ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड, तो बारी बारी ऐड करना क्या होता है, सुइटेबल होता है, तुम आराम से 1 बाय 2 ऐड कर दिए तो कितना निकलेगा 2 बाय 2, यानी 1 प्लस 1 बाय 3, तो हमें आंसर मिल गया कि ये हो जाएगा 4 बाय 3 ओम। क्या ये है उसका रेजिस्टेंस, ये किन का वैल्यू है 1 बाय R का वैल्यू है, तो R का वैल्यू इसका उल्टा, यानी R हो जाएगा 3 बाय 4 ओम। समझ गए पैरेलल में। अरे चिंता मत करो, यही सवाल अब अच्छे से करेंगे, इसका भी करेंगे, सीरीज का भी करेंगे बारीकी से, क्योंकि उसके बाद और 2 ही टॉपिक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 4 मार्क 3 मार्क किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आएगा एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ रहा है, तो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। So before I move to the next topic, that is numericals, practice करेंगे। You can pause the video and note it down in the copy। देखो जैसे बोला था, सवाल करेंगे, एन इलेक्ट्रिक लैंप व्हिच रेजिस्टेंस R मतलब रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। तो ये डायग्राम में दिया गया है, देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा है, जो मैं बना देता हूं, क्वेश्चन में ही डायग्राम दिया गया है, ये ऐसा है, फिर इधर से जा रहा है, और ये हो गया तुम्हारा बल्ब, देन फिर रिटर्न कर रहा है। ये 4 ओम का वो कंडक्टर है, ये बल्ब है। तो हमें क्या बोला है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना दिया है 20 ओम, और टोटल रेजिस्टेंस मांगा है। इधर पहले देख के बताओ ये कनेक्शन कैसा है, सीरीज है या पैरेलल है, क्या है सीरीज है, बिल्कुल ये सीरीज कनेक्शन। फॉर्मूला क्या था R टोटल का, R1 प्लस R2, इधर 2 ही है ना, तो 2 ही होंगे, तो R टोटल कितना आ जाएगा 4 ओम प्लस 20 ओम, यानी ये आ जाएगा 24 ओम। फटाफट से हो गया यार। ये कितने नंबर में आएगी, 1 से 2 नंबर के बीच। बहुत ही हद आसान सवाल है, इसको और एक बीट बना देगा, कुछ एक दूसरा पूछ लेगा, मतलब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, या कुछ थोड़ा घुमा सकता है। जैसे बुक में एक दिया गया है कि द करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, तो दोनों का अलग अलग जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो वोल्टेज तुम्हें मालूम है क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो कैसे निकाल सकते हो। देखो पहले तो टोटल भी निकाल दो, IR, यानी टोटल R कितना है 24,
और करंट मान लो I, यानी 24I आ गया तुम्हारा टोटल। वैसे तुम्हें मालूम है कि I तो इनके लिए सेम है, तो IR यानी इसका आ जाएगा 20I, क्या वोल्टेज बोल रहा हूं ये, और इसका आ जाएगा 4I। I दोनों के लिए सेम है, तुम्हें मालूम है ये बात। तो अब हम और क्या निकाल सकते हैं, हमें V मालूम है, टोटल V, यानी 6 इक्वल्स टू 24I। दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू 6/24 यानी 1/4, जो कि आ जाता है करीब करीब 0.25। करंट का यूनिट एम्पियर। तो तुम्हें मिल गया I का वैल्यू, तो 4I यानी 4 × 25, तो ये करीबन आ जाएगा 1। तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट, और इसमें कितना है 20I यानी 20 × 2.5, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। कैसे निकालना है मालूम चल गया। करंट कैसे निकालेंगे, ये निकाल दिया ना, कैसे निकालें यार, सीधा देखो, V गिवन है तुम्हें 6 वोल्ट, R तुम्हें अभी मिल गया है 24 ओम, तुम्हें बोला है कि I पहले निकाल दो, VR गिवन है, I टोटल गिवन नहीं है, तो I निकाल सकते हो V इक्वल्स टू IR करके। फिर तुम्हें बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के लिए अलग निकालो और ये कंडक्टर के लिए अलग निकालो। अगर तुम्हें I मिल गया जो कि 0.25 एम्पियर है, तो फिर एक्स्ट्रा पुट कर देना उनके रेजिस्टेंस के हिसाब से, पता है ना, IR1 IR2 कर देना। हद आसान सवाल होते हैं। अगर ऐसा आ गया तो ये 3 मार्क का आ जाएगा, 5 का चांस। हाँ, अगर एग्जामिनर को लगे कि थोड़ा दया दिखा देते हैं, क्योंकि इस बार तुम्हारे पास टाइम भी तो बहुत है, 2 घंटे। इट्स एनफ यार, 3 घंटे में हम 80 मार्क का पेपर फोड़ देते थे, तुम्हें 40 मार्क के लिए 2 घंटे दिया गया है। ये ज्यादा मतलब पूरा स्लो बच्चा भी होगा ना, तो ये टाइम करीबन 3.5 घंटा लगेगा उस टाइम के 80 मार्क के पेपर को। तो ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 1 घंटा 15 मिनट में हो जाना चाहिए, बाकी 15 मिनट अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये स्लोएस्ट का बोल रहा हूँ, जो थोड़ा फास्ट है ये करीबन 1.5 घंटा में हो जाएगा, बाकी आधा घंटा तुम्हें रिवाइज करना है। और अगर फास्टेस्ट है तो 1 घंटा 15 मिनट में कर देगा। तो बाकी 45 मिनट रिवाइज करोगे तो क्या है पता है। और एक काम करना, एक क्वेश्चन मान लो हो गया तो उसके नीचे थोड़ा स्पेस 2-3 लाइन वाला छोड़ देना, कॉज बाद में कोई पॉइंट मान लो इंपोर्टेंट से याद आया थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, तो वहां पे पुट अप कर सकते हो। तो बहुत छोड़ के लिखना, क्योंकि पेपर बहुत देंगे, 40-45 पेज का होता था हमारे टाइम में, मतलब उसको फिलअप करना ही बहुत मुश्किल है। SST इंग्लिश में थोड़ा बहुत, इंग्लिश में भी क्या पैसेज होता था तो नहीं होता था, SST में होता था थोड़ा बहुत, साइंस में नहीं होता था फिलअप, 10-15 पेज मतलब रह जाते थे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में जो दिया गया है उसी का सवाल है यार। R1 का वैल्यू 10 ओम है, R2 का 40 ओम, R3 का 30 ओम, R4 का 20 ओम, R5 का 60 ओम। आर कनेक्टेड, ये कनेक्ट हुए हैं कैसे, टू ए 12 वोल्ट बैटरी। कैसे कनेक्ट हुए हैं तुम यहां से देख लो, बोला दिया नहीं है, मतलब फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। तो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस मतलब इधर पहले क्या करने का, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें सीरीज का लगाएं या पैरेलल का। यार पैरेलल का तो 1/R1 + R2 वो लगाना सीख जाओगे, यहां पे पैरेलल का भी एप्लीकेशन हो जाएगा और सीरीज का भी हो जाएगा। तो देखो पहले इस वाले को, इस गोटे पे फोकस करो इसको, और उसके बाद इस पे फोकस करेंगे, उसके बाद टोटल पे फोकस करेंगे। एक बार में सब खाओगा बोलोगे, कुछ नहीं खा पाओगे, उल्टी हो जाएगी। तो पहले एक पे फोकस करो। मान लो इन दोनों का मिला के रेजिस्टेंस RP हो रहा है, तो ये किसमें है, पैरेलल में है, यानी 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। तो R1 और R2 का वैल्यू पुट करो, 1/10 + 1/40, यानी ये करीबन अगर मैं ले जाऊं तो ये आ जाएगा 5/40। हाँ बिल्कुल, 5/40 इक्वल्स टू 1/RP, यानी 1/8, क्योंकि 5 8 या 40। सो दिस इंप्लाइज RP इक्वल्स टू, उल्टा हो जाएगा, इक्वल्स टू 8। समझ गए पैरेलल कैसे अप्लाई करते हैं। देखो बहुत बच्चों की गलती क्या होती है पता है, मेरा एक दोस्त खुद ने किया था कि 1/RP का वैल्यू कितना निकला, 1/8, तो वो डायरेक्ट 1/8 लिख दिया, RP इक्वल्स टू 1/8 लिख दिया। पर तो ये तो गलत है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, RP इधर आएगा, 8 उधर जाएगा, मतलब या फिर डायरेक्ट बोलो
तो जितना निकलेगा उसका उल्टा होगा आरपी का वैल्यू। वही किए हम, उल्टा कर दिए, यानी 8/1 इक्वल्स टू 8। समझ गए? तो इसका निकल गया। अब दूसरे वाले का मान लो RQ है, वो भी किस में है, पैरेलल में है, यानी 1/RQ फॉर्मूला डलेगा, 1/RQ। अरे मैं ले रहा हूं RQ, तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम R ऑफ द अपर पार्ट ऐसा भी लिख सकते हो, पर मैं शॉर्ट में लिखने के लिए ये RP ले रहा हूं। तो RQ का अगर देखेंगे तो ये 3 है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू इनका देखो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो इनका कितना आएगा यार, ये तुम्हें मालूम है, ये एडिशन क्या ही सिखाऊं तुमको, नीचे 60 आ जाएगा। क्यों आया ये मत पूछना, 10th क्लास में HCF है या LCM है, पहले मुझे तो ये बता दो, मुझे ये बता दो कि LCM है या फिर HCF है। निकाल दो दोनों, जो 60 आ रहा है वही है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 + 3 + 1 यानी 6/60। ये किसका वैल्यू है, 1/RQ का। दिस इंप्लाइज RQ इक्वल्स टू 6/60 यानी 1/10, तो RQ इक्वल्स टू 10। समझ गए कैसे आया 10 ओम? तो भाई ये आ गया टोटल कितना, 10 ओम, ये आ गया टोटल 8 ओम। अब ये दोनों कैसे हैं यार, सीरीज में है कि पैरेलल में है? तो तुम्हें मालूम चल रहा है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फ्लो किया, इधर आया, तो ये सीरीज में है, यानी सीरीज में क्या करते हैं, सिंपल एडिशन RP + RQ इक्वल्स टू 10 + 8, तो ये आ जाएगा 18 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस। इसमें करंट निकालो बोलेगा तो क्या करोगे मुझे बताओ, इस टोटल का करंट। तो टोटल का अगर करंट मांगेगा तो तुम चालाक हो कि तुम्हें रेजिस्टेंस मिल गया है 18 ओम, I इक्वल्स टू V/R। V कितना है, इधर कुछ लिखा था ना 12 वोल्ट, तो V कितना है 12, R कितना है 18, तो I इक्वल्स टू V/R यानी 12/18, ये करीबन आ जाएगा 2/3, ये आ गया 2/3 एम्पियर होगा करंट। अब और क्या निकालने के लिए बोल सकता है, बुक में और कुछ दिया था, चलो बताता हूं तुम्हें। क्या दिया है, ये दिया है कि द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, हाँ इतना ही दिया है। ये दोनों निकालना किसको नहीं आएगा यार। सुनो, तुम्हें दो ही फॉर्मूला, ये R1 + R2 + R3, दूसरा 1/R1 1/R2 + 1/R3 सीरीज पैरेलल, और एक है V इक्वल्स टू IR। ये तुम्हारा पीछा नहीं, ओम्स लॉ तुम 12th क्लास तक पढ़ोगे, दैट इज वेरी मस्ट, ये भी पढ़ोगे। अब एक चीज आएगा कंडक्टर, उसमें ये सब फॉर्मूले उल्टे चलेंगे सर, अब उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो भी एक टॉपिक है पूरा बड़ा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। So the next topic we are going to discuss is the heating effect of electric current। इसको मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है। देखो इसको समझो, मेरे बात को समझोगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये दिखाने के लिए डायग्राम को, क्वेश्चन को ही मैं ऐसे लाया हूँ। तो इसमें क्या है, जब किसी वायर है मान लो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लो करता है तो उस वायर से कुछ हीट प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट कुछ दिखाई पड़ता है, दैट इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एक कंडक्टर का, हीट उतना ज्यादा मिलेगा, टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फैन जो होता है वो गर्म बन जाता है अगर कंटिन्यूसली उसको ज्यादा समय के लिए चलाया जाए। ऑन द अदर हैंड, इफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू बैटरी। यानी अगर सर्किट में बस रेजिस्टर ही रेजिस्टर हो तो क्या होगा, जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो फटाफट से क्या होगा, मतलब खत्म होना शुरू हो जाएगा। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट। तो वो जो बैटरी के फॉर्म में जो एनर्जी होगा वो हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, और इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो तुम्हें एक बात जानना पड़ेगा कि ये जो हीट होता है ये कितना होता है। अगर किसी करंट I फ्लो कर रहा है एक रेजिस्टर के थ्रू जिसका रेजिस्टेंस R है, और उनके बीच मान लो अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और ये सब कांड, ये सब काम जो है, ये सब जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो हमारा क्या सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है वो अगर T टाइम में हो रहा है, T कोई टाइम है, और
चार्ज वहां पे Q फ्लो कर रहे हैं और वर्क डन जो हो रहा है मूविंग द चार्ज Q थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज VQ, therefore the source must supply energy equals to VQ in time t, hence the power input to the circuit by source is, तो सोर्स वहां पे कितना पावर इनपुट कर रहा है VQ अपॉन T, दैट इज इक्वल्स टू Q बाई T क्या होता है I के बराबर, करंट के बराबर। तो ये फॉर्मूला यार इंपॉर्टेंट है। अब तक जो बोला एक डेफिनेशन, ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला, जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा इससे, और एक टाइम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस टाइम को टाइम क्यों मल्टीप्लाई किए, तो देखो, तो अगर जो सर्किट को पावर सप्लाई किया जा रहा है, एनर्जी सप्लाइड टू सर्किट बाय सोर्स इन टाइम टी इज P इंटू टी, दैट इज VIT। तो जो एनर्जी सप्लाई हो रहा है, सो व्हाट हैपेंस टू एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स, दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन रेजिस्टर H हीट, thus for a steady current I the amount of heat H produced in time t is H, हीट कितना प्रोड्यूस होगा VIT, और सोर्स से कितना एनर्जी निकलेगा VI, जिसको VQ बाय T भी लिख सकते हैं। तो अभी और एक फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला याद कर दिए, ये कंसेप्ट ही खत्म। तो ओम लॉ अगर H में VIT था तो V का क्या था, VIT था ना, VIT था, तो V का फॉर्मूला क्या था IR। तो सर यहाँ पे I स्क्वायर क्यों हो गया, तो पहले से हमारे पास IT था, अरे यार VIT था तो V के जगह IR पुट कर दिए, तो I स्क्वायर बन गया और RT बन गया। तो इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये जो H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 12 तक साथ देने वाला है। कौन सा, I स्क्वायर RT वाला फॉर्मूला, तो इसको बिल्कुल भी ना भूले। तो यहां पे बोला गया है कि ये लॉ बोलता है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर, जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस, यानी I स्क्वायर के साथ वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R के साथ भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और टाइम के साथ T के साथ भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। कौन, द हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रजिस्टर। समझ पाए बात को। अगर और एक बात हम ये एग्जांपल देख लेते हैं, देखो बड़ा क्वेश्चन है, उसमें लिखा नहीं जा सकता था इसलिए मैंने इधर करवा लिया बुक में। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी, तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कंज्यूम करता है एनर्जी कितना 840 वाट, 840 वाट, व्हेन हीटिंग इट एट मैक्सिमम रेट, यानी सबसे ज्यादा, उसका एक मीटर होता है ना, डायल होता है, ऐसे घुमाते हैं आयरन में, तो मैक्सिमम रेट में कितना 840, 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम, जब मिनिमम है तो 360 वाट पे काम कर रहा है। वोल्टेज कितना है भाई 220 वोल्ट, यानी ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो रेजिस्टेंस और करंट ईच केस में कितना है बोल रहा है। तो सबसे पहले देखो P इक्वल्स टू क्या हम पता है हमें VI, फॉर्मूला देखे थे P इक्वल टू VQ बाई T दैट इज इक्वल्स टू VI, ये आप सबको याद हो जाना चाहिए, मैंने बोला था। तो करंट क्या हो जाएगा P बाई V, यार ये जो P था मतलब ये जो V था इधर मल्टीप्लाई हुआ था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब हीटिंग मैक्सिमम है तो P का क्या होगा 840 और वोल्टेज 220 हो जाएगा, तो करंट कितना होगा 3.82 एम्पियर। और वैसे अगर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V बाय I, ये हमारा ओम्स लॉ से आया है, V इक्वल्स टू IR/C, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 57.60 ओम। जबकि उसी तरह सेकंड वाले केस में करंट कितना हो रहा है, करंट का फॉर्मूला P, तो P आ गया 360, क्योंकि हमें यहाँ बोला गया है कि मिनिमम में 360 है, 360 है, डिवाइडेड बाय वही 220, तो 1.64 एम्पियर आंसर आएगा। उसी तरह से रेजिस्टेंस जब निकाल रहे हैं तो 134.15 ओम हमें आंसर मिल रहा है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। नाउ वी विल स्टडी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई बोला गया बुक में और असलियत में भी बहुत बार ये हीटिंग इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाता है, जैसे वायर जल जाना, वायर के जलने की वजह से घर जल जाना। एक हॉस्पिटल था भुवनेश्वर में, उड़ीसा, भुवनेश्वर, उड़ीसा मतलब हमारे ईस्टर्न पार्ट में आता है, जहां पे बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल जल गया था बस ड्यू टू दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो एग्जाम्पल एक हो सकता है अगर चाहो एग्जामिनर को चौंकाना तो। द नेम ऑफ दैट हॉस्पिटल वाज सम हॉस्पिटल, SUM, सम होता था। हाँ, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट, तो इसी के वजह से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तभी वायर जल जाते हैं। अब देखो इसके बहुत सारे यूजफुल भी एप्लीकेशन है, जिसमें आ जाता है तुम्हारा आयरन, जिससे इस्त्री किया जाता है।
इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली। इलेक्ट्रिक क्यों दिया गया है, आजकल क्या हो रहा है ना, बैटरी ये सब, मतलब बैटरी भी इलेक्ट्रिक में ही आएगा बट डिफरेंट फ्यूल में इसको यूज ऑपरेट किया जा सकता है, तो इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रिक पहले से ही यूज कर दिया है। पर मैं बोलूंगा आप इलेक्ट्रिक ना भी लिखें तो भी चलेगा। इलेक्ट्रिक हीटर भी एक है जो कि जूल हीटिंग के लॉ पर चलता है। तो ये लाइट भी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग से। तुम्हें पता है, तुम वो पहले के जमाने का एक होता था हीटर, उसमें जब जलता था ना, गर्मी के साथ साथ लाइट भी ऐसे उजाला टाइप का दिखता था। तो आप उसको एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहां पे देखो, फिलामेंट जो होते थे पहले के बल्ब में, उसके थ्रू हीटिंग इफेक्ट के थ्रू वो लाइट जनरेट होता था, जिससे फ्यूज भी चला जाता था, क्योंकि ज्यादा गर्म होकर वो पिघल के नीचे गिर जाता था फिलामेंट। ए स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, टंगस्टन यूज होता था बल्ब के फिलामेंट में, जिसका कितना था मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 3380। अगर ये फोकस से बाहर जा रहा है, चलो फोकस कर देते हैं, हाँ आ गया अभी फोकस में। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट एटसेट्रा। तो यहाँ पे बल्ब मेकिंग के प्रोसेस पे, उस पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। और कॉमन एप्लीकेशन में ये याद करो, टंगस्टन, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है, फिलामेंट होता था जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लो करने पर जलता था, पर जब ज्यादा हीट होकर वो पिघल जाता था तब फ्यूज चला जाके बल्ब ज्यादा जल्दी खराब भी होता था। अनदर कॉमन एप्लीकेशन क्या है, फ्यूज। जो फ्यूज यूज होता है, आजकल तो एमसीबी आ गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, पर आजकल भी बड़े बड़े जगह पे फ्यूज का यूज होता है। ये क्या होता है, मान लो किसी को झटका लगता है या फिर कहीं पे ऐसा शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए अप्लायंस क्या होगा, वो फ्यूज होगा, तो फ्यूज के थ्रू फ्लो करेगा करंट। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत मात्रा में करंट जाता है, तो हीट ज्यादा हो जाएगा, तो वो फ्यूज वाला पोर्शन क्या पिघल के वो सर्किट वहां पे ब्रेक हो जाएगा, यानी और इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा, जिससे बाकी सर्किट बच जाएंगे। बस उतना ही, फिर से नया फ्यूज लगाना पड़ेगा। तो फ्यूज जो होता है यूजुअली एनकेस्ड इन ए कैट्रिज ऑफ पोर्सलेन और सिमिलर मेटल। कौन से मेटल का? पोर्सलेन का होता है। फ्यूजेस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर ऐसे के होते हैं। पर इलेक्ट्रिक आयरन व्हिच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, ए करंट ऑफ 1000 by 220 एम्पियर, दैट इज 4.54 एम्पियर विल फ्लो इन द सर्किट। इन दिस केस ए 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज्ड। यानी मान लो आयरन यूज कर रहे हैं, तो 1 एम्पियर का अगर फ्यूज लगा देंगे तो क्या उड़ जाएगा, तो 5 एम्पियर का मिनिमम होना चाहिए हैवी जब घर में हम अप्लायंस यूज कर रहे हैं। तो अभी लास्ट टॉपिक है, बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रिक पावर। सर ये तो आपने अभी पढ़ा है, हाँ उसी को ही 2-2 बार दिया गया है, थोड़ा फॉर्मूला वेरी करके, इसलिए तो बोला कुछ खास है नहीं इसमें, और जो खास था हमने पढ़ लिया। यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। जिस रेट से हम काम करते हैं उसी को पावर बोलते हैं, जिसको दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, इसको एनर्जी कंजम्पशन का रेट भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। द पावर इज गिवन बाय P इक्वल्स टू VI। और एक क्या था, और एक फॉर्मूला फटाफट से बताओ जो मैंने बताया अभी, VQ अपॉन T, यानी या फिर VQ बाय T। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। तो पावर का SI यूनिट क्या है, वाट है। जो बोलते हैं ना ये 20 वाट का बल्ब है, ये 10 वाट का, तो वो उसका क्या है, पावर है। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो इसका अगर फॉर्मूला डायरेक्ट बताऊं तो वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। इसका यूनिट वाट जो बहुत स्मॉल यूनिट होता है, देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज ए मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट, दैट इज KW, जो कि आयरन बोलते हैं ना 1 किलोवाट का है। और क्या तुम्हारा ट्रांसफार्मर इसमें भी यूज होता है, अगर सुने होगे तो, वो बड़ा बड़ा हैवी एप्लीकेशन है। तो बल्ब ये बहुत छोटी चीजें हैं यार। टीवी बीवी क्या होता है, किलोवाट के हिसाब से नापा। एसी का क्या होता है, किलोवाट होता है। और वाट आवर तुम्हें पता है, WH, KWH, KV जिसको बोल देते हैं बहुत लोग। 1 वाट आवर इज एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो 1 वाट क्या है, वो एनर्जी है। और तुम्हारे देखना अगर मीटर में जो रीडिंग होता है ना, वो किस में होता है पता है, किलोवाट पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना किलोवाट चलाया गया। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज किलोवाट पर आवर। पर हमारे घर में भी यही आता है, कॉमनली नोन एज यूनिट। 1 यूनिट उठाए इस बार, 2 यूनिट उठाए बोलते हैं ना, वो होता है किलोवाट आवर, KWH।
समझ गए आप? अगर बोले तो 1 यूनिट, यानी तुम बोल देना अरे वो किलोवाट आवर बोलता होता है, आप यूनिट कॉमनली बोलते हैं, पर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे मालूम है उसको किलोवाट आवर कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। सो लेट्स कम टू द एग्जांपल। इसी के साथ चैप्टर खत्म करेंगे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर। तो देखो यार, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, करंट मिल गया, व्हाट इज पावर ऑफ द बल्ब, यानी V इंटू आई, तो ये हो गया V 220 इंटू इतना, तो आ जाएगा 110, यानी 110 वाट उस बल्ब का वाटेज है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो आप देख सकते हैं, इसको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं यार। तो इसी के साथ ये करा देता हूं, चलो बता देता हूं। तो रेफ्रिजरेटर का कितना है, 400 वाट है, 8 घंटा चलता है, यानी 8 घंटे में 400 इंटू 8 उतना यूज होगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 RS3 पर किलोवाट आवर। अरे पर किलोवाट कितना ले रहे हैं, किलोवाट आवर को 3 ले रहे हैं, तो VI पहले कर दो। तो वोल्टेज कितना है हमें मालूम नहीं, पर हमें डायरेक्ट क्या पावर दिया गया है, तो पावर, तो 1 घंटे में 400 वाट यूज हो रहा है। समझ पाए बात को? 8 घंटे में कितना होगा, 8 इंटू 400, यानी 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 4 जा 32, यानी 3200 वाट, तो 3.2 किलोवाट। तो दिन में कितना खर्चा आ रहा है, 3.2 इंटू 3 कर देने पर 9.6 रुपीज। तो एक दिन में कितना लग रहा है, 9.6, 30 दिन में कितना लगेगा, 9.6 इंटू 30, तो ये वैल्यू करीबन आ जाएगा 9.60 जा 0, 9.63 जा कितना आ जाएगा तुम्हारा, करीबन ये 28.8 आ जाएगा। और इधर कितना था हमारे पास पहले से, हमारे पास पहले से 0 था, तो ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा यहां जितना दिया गया है, दैट इज 288.0। समझ पाए बात को? कितना आ गया, 288.0, 9.6, यहां पे 96 किलोवाट आवर इंटू 3 कर दिया गया है, हम 9.6 इंटू 30 कर रहे थे। सेम बात है जो पहले मल्टीप्लाई करिए, वरना तीनों यूनिट को देखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। समझ गए बात को? तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो झकास क्लासेस के सारे वीडियोस। 10th क्लास का सारा वीडियोस डल चुका है ऑलरेडी चैनल पे, तो उसको चेकआउट करके आप भी अपने एग्जाम में 95% प्लस फोड़ सकते हैं। देखो यार वीडियो। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, जय हिंद, वंदे मातरम।